हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQIS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल को समझने के लिए आपको ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस बहुत अच्छे से समझना होगा। इसलिए आज की क्लास में हम ग्लाइकोलिसिस को बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि रेस्पिरेशन का एकदम जो बेसिक वर्जन है वो हमको समझने आ पाए। तो उसके ऊपर बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम ही अभी हमारा चल रहा है, हमने बहुत सारी बेसिक चीजें इसमें देख ली हैं। तो आज हम जो मेनली डील करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो ग्लाइकोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसको ही समझकर हम कहाँ पर जाएंगे, क्रेब्स साइकिल के ऊपर जाएंगे। तो आज पूरा का पूरा हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, तो हमारा ग्लाइकोलिसिस के ऊपर रहेगा। लिसिस का मतलब होता है टूटना और ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज का है। तो एक एक चीज बात करेंगे कि भाई क्यों होता है ऐसा, किस कारण हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो हर एस्पेक्ट पर बात करेंगे। उससे पहले जो केमिस्ट्री का सेशन हुआ था लास्ट, उसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, उनको पहले सॉल्व करेंगे, फिर इस सेशन पर आएंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स होंगे तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर के PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि ड्यू टू देयर सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज द नॉन मेटल्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स, टीवी एक्सेट्रा आर। उनके अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदियों में प्रयुक्त अधातु है। मतलब पहली चीज क्या है, वो मेटल नहीं है, वो एक नॉन मेटल है। और उस नॉन मेटल में होते हुए क्या है, ऐसी चीज है जो कि सेमीकंडक्टर जैसी भी बिहेव करती है। मतलब यहां पर सीधी सीधी बात हो रही है अर्धचालक के बारे में, कि वो अर्धचालक भी है और वो एक अधातु भी है। और ये दोनों ही चीजें होते हुए भी उसको हम कहाँ प्रयोग करते हैं, तो हम कंप्यूटर्स में प्रयोग करते हैं, इसके अलावा टीवी में प्रयोग करते हैं। तो सब देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो क्या कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल नहीं। कार्बन कोई भी तरह का अर्धचालक नहीं है। ब्रोमीन की भी बात करें तो ब्रोमीन भी नहीं है। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन बिल्कुल आ जाता है, क्योंकि हमने मेटलॉइड्स में जो पढ़ा था उपधातुओं में बहुत सारे उपधातु पढ़े थे। तो उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने, तो उसके अंदर हमने सिलिकॉन की भी बात की थी, जर्मेनियम की भी बात की थी, आर्सेनिक की भी बात करी थी। तो ये जो है सिलिकॉन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सिलिकॉन जो है ये टीवी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एन एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड एलिमेंट इन द पीरियडिक एलिमेंट। अब यहाँ पे पूछा गया आवर्त तत्व में धात्विक तत्वों का एक उदाहरण बताइए। मतलब उपधातु कौन कौन से, ये आपको बताने पूछा है। अब इसमें दिया है सोडियम एंड पोटेशियम। ये तो मेटल्स होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अगर कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करें, ये भी मेटल ही है। तो बचा ऑप्शन क्या, आर्सेनिक एंड सिलिकॉन। तो आर्सेनिक और सिलिकॉन जो है ये क्या है, आपके धात्विक तत्वों का एक उदाहरण है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन था, एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कॉल्ड एमलगम। देखा जाए तो अमलगम किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे किसी भी तरीके से, जैसे कॉपर में आपने टिन मिला दिया, कॉपर और टिन जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है, कांसा बनता है। तो ऐसे कोई भी, अगर जैसे हमने स्टील की भी बात करी तो उसको एलॉय या मिश्र धातु कहते हैं। लेकिन हमें ऐसे किसी धातु का ये बताना है कि अमलगम किसको कहा जाता है। तो ये जो है याद रखेंगे, कभी भी हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पारे का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको मिश्र धातु ना बोलते हुए क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आज हम बहुत सारी अंदर की बात करेंगे कि भाई हमने यहाँ से ये सारे प्रणाली पढ़ ली थी कि क्या नॉस्ट्रिल्स होती हैं, क्या लेनिक्स का काम है, ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकल्स, ब्रोंकल्स के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोली, ये सारी चीजें देखी थी। हार्ट से किस तरीके से जो है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाता है, ये सारी चीजें आपको पता है। अब देखिए हमारी बात ये हो रही है कि हम थोड़ा सा वापस जाएंगे डाइजेशन की तरफ, तब जाकर आज की क्लास में हम थोड़ी सी चीजें समझ पाएंगे। तो देखते हैं कि डाइजेशन से होता क्या है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां से हमारा पूरा पूरा डिस्कशन चालू होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से बात करते हैं, जो आपकी है छोटी आंत। भाई छोटी आंत में क्या क्या चीजें का पाचन होना चालू हो गया, तो आपका यहाँ पर ग्लूकोज का चालू हो गया, यहाँ पर फैटी एसिड का हो गया,
यहाँ पे प्रोटीन भी कंप्लीटली हो गया, यहाँ पे लिपिड्स भी हो गए, यहाँ पे सारे अमीनो एसिड्स भी हो गए। ये सारी चीजें यहाँ पर हमारी क्या हो गई, हमारा यहाँ पर जो है क्या होने लगता है, पाचन होने लगता है। तो भाई आज हम जो है कहाँ पर जा रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस पे जा रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस पे पहुंचने से पहले हमें थोड़ा सा पाचन समझना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये जो सारी चीजें होती हैं ये कहाँ पर देखने मिलती हैं, तो ये हमारे जो है किस जगह पे बताई जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा का पूरा चीज है ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से ये अगर चीज देखी जाए तो बेसिकली क्या होती है, यहाँ पर एक छोटी सी चीज होती है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है विली। ये जो छोटी छोटी विली होती हैं, ये विली से इन चीजों का क्या होने लगता है, एसिमिलेशन होने लगता है, अवशोषण होने लगता है। कहां पर, ब्लड में। अब भाई जो भी आपने ग्लूकोज लिया, फैटी एसिड लिया, प्रोटीन लिया, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें जो है आपके ब्लड में, आपके रक्त में अवशोषित हो गई हैं। अब रक्त में जाने के बाद क्या है कि आपके शरीर में रक्त बह रहा है, उस रक्त के अंदर ग्लूकोज भी बह रहा है, उसके अंदर फैटी एसिड भी बह रहा है, उसके अंदर प्रोटीन भी बह रहा है। ये सारी चीजें हैं आपके रक्त के अंदर। तो अब बेसिकली हमें शक्ति कैसे मिलेगी, हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, तो आप बोलेंगे कि ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जब हमारे सेल में जाएगा तो सेल में जाने के बाद ही तो शक्ति मिलेगी। तो बिल्कुल ये चीज जरूरी है, लेकिन सेल में होता क्या है, तो अब जो है इस मुद्दे को थोड़ा सा समझना है हमको। हमारे यहाँ जो ये ब्लड है, ये ब्लड कहाँ पहुंच रहा है, हर सेल तक पहुंच रहा है, हर कोशिका तक पहुंच रहा है। अब अगर हम कोई भी तरह की कोशिका उठाकर देखें तो कोशिका में होता क्या है, कोशिका के बीचों बीच नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और यहां पर जो तत्व पाए जाते हैं इनको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। हिंदी में इसको कहा जाता है कोशिका द्रव। तो बेसिकली हमारा काम यहीं से चालू होगा। ये तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस हो गया, जिसको आप नाभिक कह रहे हैं। उसके बाद ये जो है कोशिका द्रव है, इसी में बहुत सारी चीजें हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर गोल्जी बॉडीज हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासेस में। इसलिए यहाँ पर आपको समझना है कि भाई आपने जो खा लिया है खाना, उसमें मेन चीज जो है ग्लूकोज ही तो आपको शक्ति देगा। तो जो हमें शक्ति चाहिए, हमें जो पावर चाहिए, वो पावर बनती कैसे है, तो उसके लिए आपको ये पढ़ना होगा। तो ये प्रोसेस पहले इस तरीके से चलता है। तो यहां पर जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है आपकी रेस्पिरेशन। मतलब इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, श्वसन हो जाता है। एक्सटर्नल श्वसन जो है, मतलब आपका बाहरी श्वसन तो ठीक है, आपको अंतः श्वसन की भी बात करनी है। और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस है, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो चीज है कि भाई बाह्य श्वसन में क्या है, एक्सटर्नल श्वसन में ब्रीदिंग है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो किससे जुड़ा हुआ है, रेस्पिरेशन से, श्वसन से जुड़ा हुआ है। तो श्वसन जो है यहाँ पर होना जरूरी है। और श्वसन हमने पढ़ा कि क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम बोलेंगे बायो केमिकल प्रोसेस है। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। और अगर हम बात करें तो ये एक भौतिक क्रिया है। ब्रीदिंग लेना तो सिर्फ एक भौतिक क्रिया हो गई। अब यहां से जो एटीपी है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इस तक की कहानी है। अब यही कहानी हमको अच्छे से समझने आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो अभी तक तो ग्लूकोज कहाँ है, ब्लड में है, अभी ऊर्जा थोड़ी बनी है, तो इसमें संचित की जाती है। तो कैसे की जाती है वही समझने वाले हैं। लेकिन ब्रीदिंग में कोई भी तरह का ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो, उससे थोड़ी कुछ होना है। मेन तो काम ये क्रिया कोशिका के अंदर होती है। तो हमारी बात जो है वो वापस से कहाँ जा रही है, सेल्स की तरफ जा रही है, कोशिका की तरफ जा रही है। और इस क्रिया में एंजाइमों की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी लगते हैं। और श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में होती है, सभी तरह के जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें होती है। लेकिन अगर ब्रीथिंग देखें तो एक कोशिका के बाहर की प्रक्रिया है। इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता भी नहीं होती और स्वच्छवास की क्रिया केवल उच्च जंतुओं में होती है, हायर ऑर्गेनिजम्स में होती है। तो बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन आ गया। इस ऑक्सीजन का क्या प्रयोग होगा और ये ऑक्सीजन क्या करेगा,
इन सारी चीजों को समझने के लिए आज का प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो भाई ऑक्सीजन जो है ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम जहां पे हमारी चीज छोड़ी थी वहीं पर जाते हैं कि हमारा जो है ग्लूकोज जो है, मेन हम ग्लूकोज की बात करेंगे क्योंकि ग्लूकोज ही हमको शक्ति देगा। तो बेसिकली हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं और जो ग्लूकोज है अभी कहाँ है, आपके रक्त में है। अब रक्त के बाद ये कहाँ जाना चाह रहा है, तो किसी भी सेल में जा रहा है। तो सेल में क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, कोई भी सेल है, इस सेल के अंदर अगर हम कंसिडर करें तो क्या होगा, तो देखिए इस सेल के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें भरी हुई है। ये जो है पूरा सेल है, इस सेल के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं। अब इस सेल के अंदर जो है अगर हम कंसिडर करें तो बीचों बीच क्या एक चीज पाई जाती है जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं। बाकी आपका सेल जो है वो क्या है, तो ये पूरा का पूरा सेल है। अब सेल जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है जिसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कोशिका द्रव कह रहे हैं। यहां से बात चालू करते हैं। ये बीचों बीच क्या है, तो ये न्यूक्लियस है। तो बेसिकली क्या किया, आपका जो ब्लड के अंदर, जो हमारे ब्लड में क्या था, ग्लूकोज था, और वो कहीं ना कहीं कहाँ चला जाता होगा, हमारे जो है किसी ना किसी सेल में जाता होगा। तो सेल में जाने के बाद उस ग्लूकोज के साथ क्या होता है, मान लिया जाए कि भाई हमारा जो ग्लूकोज है वो कहाँ पहुंच गया है, वो आपका ग्लूकोज अगर हम कंसिडर करें तो आपके सेल में है। सेल के कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है। तो भाई आपका जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, C6H12O6, यही होता है। मतलब यहाँ पे कार्बन के कितने एटम हुए, तो 6 हुए। अब बेसिकली आप ध्यान से देखिए, यहीं से हमारा प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो बेसिकली एक जो प्रोसेस होता है कि ग्लूकोज कहाँ पहुंचा, आपके कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव में अभी किसी भी तरह से कुछ नहीं है। मतलब हम ना ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, हम सीधी सी बात कर रहे हैं। ये जो ब्लड में जो ग्लूकोज घूम रहा था वो कहाँ पहुंच गया, हमारे सेल में पहुंच गया है। अब सेल में पहुंचने के बाद सबसे पहली जो प्रोसेस होती है उसी से हम चालू करते हैं, जिसको कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। क्या कहा जाता है इसको, ग्लाइकोलिसिस। मतलब अब ग्लूकोज गया है, अब ग्लूकोज का जो लिसिस है, मतलब लिसिस का मतलब टूटना, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का टूटना जो प्रोसेस है इसी को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। तो ये कहाँ होता है, ये होता है आपका सेल के साइटोप्लाज्म में। ध्यान से समझिए कहाँ हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव में हो रहा है। अब जब कोशिका द्रव में क्या प्रोसेस होनी है, ग्लूकोज ही टूटना है, तो साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज टूट जाता है, किस में, तो ये जो है पाइवरेट या पाइव्यूरिक एसिड, ये दोनों ही शब्द मिलेंगे आपको, या तो पाइवरेट मिलेगा या फिर पाइरुविक एसिड मिलेगा, इसमें जो है परिवर्तित हो जाता है। ये पाइवरिक एसिड की बात करें तो इसके अंदर कार्बन होता है, लेकिन कितना होता है, तो इसके अंदर जो है आपके 3 एटम का कार्बन होता है। मतलब ओरिजिनली ग्लूकोज में कितना था, 6 कार्बन का एटम था, यहां पे बनेगा 3 कार्बन का एटम। तो बेसिकली ग्लूकोज में तो 6 थे, यहां तो 3 ही हुए। तो इसका मतलब हुआ कि भाई जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है इससे बनता है 2 पाइवरेट या 2 पाइवरिक एसिड। मतलब इसको, इस ग्लूकोज को तोड़ दिया किसने, इस ग्लूकोज को तोड़ दिया गया है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में, जिसमें 6 कार्बन एटम परिवर्तित होकर 3-3 में डिवाइड हो गए। तो मतलब 2 पाइवरेट या 2 पाइवरिक एसिड बन जाता है, कहां पर, साइटोप्लाज्म में, अभी भी यहीं पर है। इस प्रोसेस में कौन ने भाग नहीं लिया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ है। यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन से पहले ये क्या बन रहा है, पाइवरेट बना है, हम यहां की बात कर रहे हैं, अभी ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखा जाए तो हमारा क्या बन चुका है, हमारा बन चुका है पाइवरेट या पाइवरिक एसिड। ये क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, इसमें कार्बन के 3 एटम होते हैं। तो बेसिकली आपका सेल तो वहीं का वहीं है, आपका सेल वही है, उस सेल के अंदर
अब क्या हो गया है, कार्बन की चेन वाले ऐसे 3 कार्बन की चेन वाले चीजें ऐसे परिवर्तित हो गई हैं। ये कहाँ पे हुआ है, तो आपने ये भी सीख लिया कि ये हुआ है साइटोप्लाज्म में। तो भाई साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव में हुआ क्या एक्चुअल में, तो कोशिका द्रव में सीधी सी बात ये हुई कि आपका जो ग्लूकोज था वो पाइरूवेट में बदल गया है। ग्लूकोज को हमने 3 कार्बन एटम वाली चीज में परिवर्तित कर दिया है। किस चीज के अंदर, तो साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक चीज और पाई जाती है जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर सिंगल होता है तो माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं इसको। तो ये कहां पे होता है, ये भी कोशिका के अंतर्गत होता है। अब क्या होगा, अगर ऑक्सीजन इसको मिल गई, ऑक्सीजन अगर इसको मिल गई, इस कोशिका को जैसे ही आपने श्वसन किया आपको ऑक्सीजन मिल गई, तो उस ऑक्सीजन के कारण ये जो पाइरूवेट आपका बना है ये कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत आपका क्या होगा, तो जो पाइरूवेट है, देखिए ग्लूकोज तो बदल गया किसमें, पाइरूवेट में। अब ये पाइरूवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में किस में बदल जाएगा, तो CO2 प्लस H2O प्लस बहुत सारी मिलेगी एनर्जी। तो ये किस स्थिति में हुई, तो ये स्थिति तब है जब क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, जब हो रहा है श्वसन। क्योंकि श्वसन में क्या आ जा रहा है, ये श्वसन ऐसा हो रहा है जब आप ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पाइरूवेट CO2 H2O और एनर्जी में बदल जाता है। एनर्जी मतलब ATP के तौर पे। तो देखिए पहली बात हमने करी कि हमारे शरीर में ग्लूकोज था। जो हमने बात यहां से चालू करी है कि भाई हमारे शरीर के अंदर, छोटी आंत के अंदर क्या बना, ग्लूकोज बना। अब वो ग्लूकोज हमारे रक्त में बह रहा था, उसके बाद चला गया कोशिका में, सेल में चला गया। अब सेल में जाने के बाद क्या हुआ, तो सेल में जाने के बाद वो ग्लूकोज जो था वो टूट गया, और उस टूटने के बाद वो पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट में बदल गया। तो ये जब पाइरूविक में बदला तो ये किस में बदला, तो 3-3 कार्बन एटम के ग्रुप में बदला। इसको वहीं ऑक्सीजन मिल गई, तो यही चीज CO2 H2O और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। या ये तो एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति अगर हम बोलें कि इसको नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा, तो भाई ये जो पाइरूवेट की बात कर रहे हैं इसकी 2 स्थितियां होती हैं। एक तो बैक्टीरिया के अंदर और ईस्ट के अंदर की बात कर रहे हैं हम। बैक्टीरिया और ईस्ट का मतलब यहां पर हम जीवाणु और ईस्ट। ईस्ट कहाँ होता है, तो आपने कई बार जो है इडली खाई होगी घर में, तो उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। भटूरे खाए होंगे, उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। तो ये ईस्ट को अगर पाइरूवेट मिलता है, ग्लूकोज का ही टूटा हुआ एक रूप मिलता है, तो ये उसको किस में बदल देता है, तो ये इसको बदल देता है इथेनॉल में। इथेनॉल प्लस एनर्जी, ध्यान से याद रख लीजिए। इथेनॉल का मतलब C2H5OH लिखा होगा और एनर्जी लिखी होगी। मतलब अगर यहाँ पे किसी बुक में एथाइल एल्कोहल भी लिखा है तो वो भी सही है, इथेनॉल लिखा है तो भी सही है। किसके अंदर, बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर। लेकिन अगर ये मसल्स के अंदर आ गया, हमारे शरीर के अंदर मसल सेल्स के अंदर आ गया, तो ये क्या बना देगा, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस, देखिए इससे क्या चाहिए, हमें ऊर्जा ही चाहिए। अब अल्टीमेटली ऑक्सीजन ने क्या किया, उस ग्लूकोज को तोड़ा और उससे हमको बहुत सारी एनर्जी मिल गई। लेकिन अगर हम दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रहा है। उस स्थिति में क्या होगा, हमारे मसल्स में बनने लगेगा लैक्टिक एसिड। अगर आप नए नए जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम जाने के बाद आपके हाथ पैर क्यों दुखते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ने बहुत ज्यादा क्या किया, वर्कआउट किया, बहुत मेहनत करी, लेकिन आपकी प्रॉपरली ऑक्सीजन से उसकी मुलाकात नहीं हुई, और ऑक्सीजन से मिलने के कारण जो है आपका जो ग्लूकोज था वो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। और जब एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, या आपने खाना ही नहीं खाया है, तो ऑक्सीजन कितनी भी चली जाए तो क्या आपको एनर्जी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो उस स्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है, लेकिन वो एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो यहां पर एक केस होता है जिसमें लैक्टिक एसिड भी बनता है, और एक केस होता है जिसमें इथेनॉल भी बनता है। लेकिन इथेनॉल किस में बनता है, बैक्टीरिया में बनता है। लेकिन ये सारी प्रोसेस किसके बाद होती है, तो ग्लाइकोलिसिस के बाद ही होता है। मतलब ग्लाइकोलिसिस अगर नहीं होगा तो ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं, और ग्लूकोज को टूटने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। जो मैंने आपको यहां पर बताई कि ग्लूकोज सीधे के सीधे तौर पर
पहले पाइवरेट में बदलेगा और पाइवरेट के बाद अगर उसको ऑक्सीजन मिल गई तो CO2H2O में बदल जाएगा, नहीं मिली तो इथेनॉल एनर्जी में बदलेगा, ईस्ट बैक्टीरिया में, और अगर शरीर के अंदर है, हमारी मसल्स के अंदर है, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यही प्रोसेस होता है। तो बेसिकली आपका ग्लूकोज जो है ये 6 ग्लूकोज बदलना पड़ता है, किसमें आपको 3 जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप पाइवरेट कहते हैं। तो ये ग्लूकोज से पाइवरेट का बदलने का जो प्रोसेस है इसी को आप बोल देते हैं ग्लाइकोलिसिस। और इस ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के बाद ही 2 चीजें होती हैं, एक ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के बिना। ऑक्सीजन के साथ कहां होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ये चीज याद रख लीजिए। तो ये जो ग्राफ था मैंने उस दिन भी समझाया था, तो आज आपको समझने आया होगा कि भाई ग्लूकोज के अंदर तो 6 अणु थे, 6 एटम्स थे, और ग्लाइकोलिसिस जो है कोशिका में ही होता है, और ये किस में बदल जाता है, पाइवरिक एसिड या पाइवरिक अम्ल में बदल जाता है। और अगर इसको ऑक्सीजन मिल गई तो ऑक्सीजन जो है कहां पे होगा, ऑक्सीजन अगर इसको मिल गई तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या बना देगा, CO2 6H2O, और फिर एनर्जी मिलती है। और अगर ये आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये आपका कोशिका द्रव में ही रहेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, और तब आपको मिलेगा क्या, इथाइल एल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और अगर हम बात करें यहां वाले केस में, इन केस में भी CO2 तो आता ही है, साथ साथ यहां पर लैक्टिक एसिड आएगा मसल्स के अंदर, और इस केस में आएगा आपका इथेनॉल। तो ये जो प्रोसेस है हमने जो डिस्कस करी है इसी को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। अगर ग्लाइकोलिसिस आपको समझने आया है तो ग्लाइकोलिसिस ये प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज पाइवरिक में चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन आ गया, मतलब ग्लूकोज पाइवरिक में, और पाइवरिक को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जिस साइकिल के अंदर होता है, पाइवरिक CO2 H2 और एनर्जी में बदलता है, इसी को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो अगर आज का लेक्चर समझने आया होगा तो फिर आगे आपको क्रेब्स साइकिल भी समझने आएगी, इस पर भी हम बात करेंगे, कौन कौन से एंजाइम्स पर वर्क करते हैं उसको भी देखेंगे। उससे पहले आज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर, ग्लाइकोलिसिस की प्रतिक्रिया कैसी है, रिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन, ग्लाइकोलिसिस कहां होता है, क्या ये न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसका अच्छे से तो समझ के आंसर करिएगा। इसके बाद ग्लाइकोलिसिस इज द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू फॉस्फेटोनोफ्लाइल पाइरुवेट, फ्रक्टोज इनटू पाइरुवेट, ग्लूकोज इनटू फॉस्फोफिनॉइल पाइरुवेट, या ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट। तो ये आप बताइए ग्लाइकोलिसिस का रूपांतरण किन में होता है। तो इतना तो आप आसानी से बता ही देंगे क्योंकि ग्लाइकोलिसिस आपने सीख लिया है। इसके अलावा कोई डाउट्स इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करेंगे, और भी कोई चीज होगी तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।